हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और आपका रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से हैं, देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, ये दोनों मिलकर जल लिक्विड अर्थात द्रव का निर्माण करते हैं। तो इसमें जिस एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसके गुणधर्म पहले वाले दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। जल क्या है, आग बुझाने में सहायता करता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अत्यंत ज्वलनशील गैस हैं जो आग लगाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार इन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल डिफरेंट हैं। आगे हम देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। उलट का मीन्स क्या होता है, देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता। अर्थात जो नया पदार्थ बना है उससे वापस पहले वाले पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसा पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो जल का निर्माण हुआ है, इस जल को भौतिक विधि से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये भौतिक विधियां कौन सी हैं, देखो वाष्पीकरण सबसे पहला, नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, थर्ड है आसवन और फोर्थ है अपकेंद्रीकरण। ये सभी भौतिक विधियां हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है, देखो सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये अपन उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल है, ये पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन गैस है, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन भी गैस है, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जल की, H2O। जल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, अभिक्रिया से पहले दोनों गैस हैं, दो गैसों में मिलकर जल लिक्विड का फॉर्मेशन की, दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अथवा बाद में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। पहले प्रोडक्ट का रंग कुछ और होता है, अभिक्रिया के बाद कुछ और। थर्ड है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन किस प्रकार होगा, अभिक्रिया से पहले और बाद में तापमान कम या ज्यादा हो सकता है। गैस का उत्सर्जन, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले है भोजन का पाचन। अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात भोजन के पाचन के पश्चात जो डाइजेस्टिव जूस बनता है उससे अपन वापस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी भौतिक विधि द्वारा, इसलिए भोजन का पाचन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। सेकंड है श्वसन। श्वसन में देखिए, श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। थर्ड है लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगने की प्रोसेस बहुत धीमी अभिक्रिया है, लेकिन ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगने के बाद लोहा संसारित हो जाता है, लोहे की वस्तुएं कमजोर पड़ जाती हैं। अर्थात जंग लगने के बाद अपन वापस पहले जैसी लोहे की वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। अतः जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। पेंट करने से जंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है दही का जमना।
दही का जमना भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दही जमने के बाद इसे वापस दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें फर्स्ट है अभिकारक और सेकंड है उत्पाद। तो चलो देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। पहला है अभिकारक। अभिकारक अपन किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। और सेकंड है उत्पाद। उत्पाद में है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। देखो अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो अभिकारक कहा जाता है। और जो पदार्थ जिन पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसे अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं। ये दोनों क्या हुए? अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये तो है अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो जल की फॉर्मेशन होती है वो उत्पाद है। H2 लिक्विड, ये उत्पाद। आई होप आपको समझ में आया होगा अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया से पहले जो एलिमेंट हैं ये अभिकारक हैं और अभिक्रिया के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ लिया, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है वो देखते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को जिस प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करेंगे। आगे है रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे? अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
प्रतीक क्या होते हैं? चिन्ह। प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, इनको भी साथ में दर्शाया जाता है। अपन प्रतीकों के आगे ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके कहीं रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो पाता है। आगे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वायु में दहन, मैग्नीशियम रिबन, दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम एक धातु है। यह वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में इसमें दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मैग्नीशियम प्लस वायु ऑक्सीजन O2 क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार जब दो अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार जब ये प्रतीकों के रूप में लिखी जाती है इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये नीचे वाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसको प्रतीकों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे क्या है? इसको अभिक्रिया को संतुलित करना और इसको अवस्थाओं के रूप में लिखना, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। मैग्नीशियम सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, इसके ब्रैकेट में S आएगा, ऑक्सीजन गैस है, MgO ये भी सॉलिड है। अब यहाँ पे अभिक्रिया संतुलित नहीं है, यहाँ अभिकारक में मैग्नीशियम का एक मोल है, उत्पाद में भी 1 मोल है, मैग्नीशियम संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारक में 2 मोल है और उत्पाद में सिर्फ 1 ही मोल है, तो यहाँ ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो अगली स्लाइड में अपन सीखेंगे कि अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अर्थात समीकरण को संतुलित किस प्रकार करेंगे। इसमें है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। लोहा, जब वायु आयरन जो है वो वायु या जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन प्लस H2 में प्रोडक्ट क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। गैस जहाँ रिमूव होगी वहाँ अब तीर से दर्शाएंगे उसको कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये रिमूव हो रही है, अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं? Fe है लोहा, ये है जल, ये आगे है लोहे का ऑक्साइड, लास्ट में है हाइड्रोजन गैस। इसमें अपन क्या देखेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करना है। अभिकारक में आयरन, लोहा का सेकंड नाम है आयरन, लोहे को अपन आयरन भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोलते हैं।
आयरन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उत्पाद में आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ जल H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, उत्पाद में भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है। तो इन्हें हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी पूरी रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं इनको एक साथ लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले तत्व, उसके बाद अभिकारक, उसके बाद उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में तत्व की संख्या क्या क्या है वो लिखेंगे। तो तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहले आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये 3 तत्व हैं, ये 3 ही आगे हैं, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब अभिकारक में आयरन की मात्रा कितनी है, 1 मॉलिक्यूल है, उत्पाद में 3। तो संतुलित कैसे होगा, अपन इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार अभिकारक में उत्पाद हाइड्रोजन की संख्या, तो उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में है 4। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ये 4। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। ब्रैकेट में बंद करने का मीन्स है इन फॉर्मूला में अपन कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, इनके अंदर बीच में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को ब्रैकेट में बंद करेंगे सबसे पहले संतुलित करने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन का 1 मॉलिक्यूल है और उत्पाद में 3 मॉलिक्यूल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, लास्ट में भी 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, उत्पाद में 4, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन अकेले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, बीच में ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के अभिकारक में अब 4 दूनी 8 मॉलिक्यूल हो गए और वहाँ पे हुए 4। तो अपन क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को 8 मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 8 हो गए ना, 4 दूनी 8। अब इस रिएक्शन को वापस लिखने के लिए देखो ब्रैकेट हटा देंगे। अब इसकी अवस्थाएं लिख देंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आयरन क्या है, सॉलिड, 4H2, H2 लिक्विड, आगे है Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, एक्वस जलीय ऑक्साइड। उसके बाद क्या है, H2 गैस। H2 है गैस। अब जाके ये अभिक्रिया पूरी संतुलित हुई है और एकदम परफेक्ट सही है। जब अभिक्रिया असंतुलित होती है तो उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है, ना कि संतुलित समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो है लेकिन वो कंकाली समीकरण है। और जब संतुलित होने के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, इसकी भौतिक अवस्थाओं के साथ में। आयरन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ है, 3 ही उत्पाद में हैं, 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 8 ही उत्पाद में हैं, सॉरी यहाँ पे 4 बना होगी। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, 4 ही उत्पाद में हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में अब आपको 1-2 एग्जाम्पल और रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित करना बताते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करेंगे, देखो मैग्नीशियम धातु वायु की उपस्थिति में दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सेम पहले वाली प्रोसेस लिखेंगे, तत्व, फिर अभिकारक, फिर उत्पाद। तत्व कौन कौन से, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तत्व 2 ही है हमारे पास। अभिकारक में इसकी मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम की 1 है, उत्पाद में भी 1 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन की अभिकारक में मात्रा 2 है, उत्पाद में 1 है, ये असंतुलित है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये संतुलित हो जाएगा।
लेकिन ये अपन सीधा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ब्रैकेट के बाहर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन मैग्नीशियम असंतुलित हो गया इसमें। तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको इसकी भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखेंगे। 2Mg सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड। इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार आप जितने भी समीकरण करके प्रैक्टिस करोगे संतुलित करके, उतनी ही आपकी ये आसान होती जाएगी समीकरण को संतुलित करना। आई होप मैं आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।